मानगढ़ पहाड़ी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, महिसागर, दाहोद, इन 4 जिलों में 1100 आदिवासी समाज के गांव हैं। मैं अभी डूंगरपुर एक जगह गया था, तब ये बात पता लगी कि एक सती सुरमल खराड़ी नाम का भील संत था, जिसने भक्ति से देशभक्ति का मार्ग दिखाया पूरे समाज। उनसे प्रेरणा लेकर एक राजूगिरी भाभोर नाम का भील था, उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनसे प्रेरणा लेकर एक गोविंद गुरु नाम के व्यक्ति है, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और 1780 में 82 में जनजाति समाज के लोगों ने मिलकर एक नव नियम बनाए कि भारत में से अंग्रेज कैसे जाएंगे, भारत में रहने वाले भीलों की समृद्धि कैसे होगी। वो नव नियम कैसे, हम अंग्रेजों और उनके पिट्ठू राजाओं की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ये 1880 में 82 में लिखा गया। भारत में उस क्षेत्र में रहने वाला जो जनजाति समाज था, उनके लोगों को पाठशाला खोलकर शिक्षा मिलनी चाहिए, ये 125 साल पहले लिख गए। गांव के झगड़े गांव में निपटाओ, गांव के पूर्वज या गांव के देवी देवताओं को मानो, स्वदेशी का उपयोग करो। मतलब मुझे ये बात कहने में सच में गर्व की अनुभूति होती है। महात्मा गांधी 1915 भारत में आए और महात्मा गांधी ने जितने आंदोलन चलाए, अगर मैं मानगढ़ की उन सब नव नियमों से इसकी तुलना करता हूं तो यह बात ध्यान में आती है कि स्वदेशी का आंदोलन, अहिंसा का आंदोलन, यह आदिवासी समाज 1880-82 से चला रहा था। दुर्भाग्य क्या हो गया, हमको इतिहास में वो जगह नहीं मिली, हमारी आवाज को वो मौका नहीं मिला। और उस तरह से जब पूरे 1100 गांव में इस तरह से देशभक्ति का जज्बा जब जगना शुरू हुआ, तो गोविंद गुरु और वहां के उपस्थित माना पारगी, मंगा कटारा, ऐसे जो जितने आदिवासी लोग थे, उन्होंने मिलकर मानगढ़ पहाड़ी का चयन किया और वहां पर वो मासिक मिलन कार्यक्रम करते थे और वहां से पूरे उस क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन होता था। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर उनका आना हुआ और 10 साल में लाखों लोग भक्ति से देशभक्ति के इस आंदोलन से जुड़े। और ऐसा जुड़ने के बाद में 17 नवंबर 1913 को फिर से उस साल एक बड़ा महासम्मेलन होने वाला था इसी विषय को लेकर, भक्ति से देशभक्ति, भारत की आजादी कैसे हुई। 1 महीने पहले अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी अभी पुरातत्व विभाग में भारत सरकार के पास में है। उन्होंने साफ साफ लिखा गोविंद गुरु के नाम से कि तुम इन आदिवासियों को जागरूकता नहीं करोगे, इनको इकट्ठे नहीं करोगे, इनका सुधार नहीं करोगे, उनमें शिक्षा की अलग नहीं जगाओगे, ये जैसे है ऐसे ही रहना चाहिए, तभी हमको टैक्स और हम इनको गुलाम बना पाएंगे, तुम इनको गलत राह दिखा रहे हो। यह बात, धमकी भरा पत्र गोविंद गुरु को मिला। उन्होंने भी यह बात लिख कर दे दी कि हम इस देश के रहने वाले हैं, भारत हमारा देश है, तुम विदेशी हो, तुमको भारत छोड़ना है किसी भी स्थिति में। वही मैं बोल रहा हूं, हर कालखंड में भारत के आदिवासियों ने कभी भी इस काम में पीछे नहीं रहे। अंग्रेजों को जब ये बात पता लगी तो उनको गुस्सा आया, स्वाभाविक सी बात है, उनका राज था, हम गुलाम थे। तो उन्होंने आसपास में, जिसमें संतरामपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनकी जो सैनिक छावनी आती, उनको आदेश दिए कि जाके मानगढ़ पहाड़ी का घेराव करना है, वहां गोविंद गुरु और जो लोग बैठे होंगे उनको पकड़ना, फांसी की सजा, गोला, जो भी करना हो सब करना है। और जब इस तरह की बात पता लगी और वो जो सैनिक टुकड़ियां उस मानगढ़ पहाड़ी को घेरने के लिए आगे बढ़ी, उस समय जब गांव के लोगों को यह बात पता लगी तो हजारों लोग सपरिवार उस मानगढ़ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ मौत साथ साथ में चल रही थी और दूसरी तरफ वहां के जनजाति समाज के लोग भारत की आजादी के आंदोलन में अपना बलिदान देने के लिए सपरिवार जा रहे थे। मुझे ये बात कहने में सच में गर्व की अनुभूति होती है। भारत में जो महापुरुष इतिहास में अमर हो गए, वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, जितने भी नाम है, ये बात सही है कि वो देश के लिए मरे हैं, पर वो अकेले अकेले शहीद हुए। अगर हम जनजाति समाज की बात करें तो सपरिवार पूरा समाज अगर बलिदान हुआ है, तो संथालों का इतिहास देखो, 65,000 संथालों को अंग्रेजों ने मारा है। 7 मार्च 1922 को सावे काठा में 1200 आदिवासियों को अंग्रेजों ने ढूंढ डाला गोलियों से। यह बहुत समझने की जरूरत है कि ये सब होने के बावजूद भी हमको जो स्थान, सम्मान इतिहास में वो नहीं मिला। और इसलिए जब अंग्रेज वहां चढ़ रहे थे गोला बारूद लेकर,
जनजाति समाज के लोग उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अभी मैं 8 दिन वहाँ पर हम 150-200 लोग झाबुआ के रहकर आए। इतनी भयंकर कहानियां निकल कर आए कि एक मंगा भाई कटार है, नटवा गांव के रहने वाले थे, उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। अंग्रेजों ने उनको डबल बार आजन्म कारावास की सजाएं सुनाई, मरते दम तक नहीं मिली। उनका नाम कहीं नहीं। वहां पर एक माना पारगी नाम के व्यक्ति, उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। उन्होंने दीवार में जिंदा चुनने की घटना पंजाब के अमृतसर में गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे फतेह सिंह जोरावर से, उनकी है। दूसरी बड़ी घटना जो इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, संतरामपुर में माना पारगी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। राजस्थान के उस गांव में वो कथाएं अभी बोलती हैं, जनश्रुतियों में है, किवंदतियों में है। बस उस इतिहास को खंगालने की जरूरत है। मुझे बहुत बार क्या लगता है कि वास्तव में अंग्रेज या भारत आजाद होने के बाद भारत के इतिहासकार, उनको उनकी दृष्टि से हम हमारे महापुरुषों को देखते हैं, हमको हमारी दृष्टि से हमारे महापुरुषों को देखने की समझ पैदा होती है। बहुत बार जब हम देखते हैं तो उन 75 साल में आदिवासियों को क्या बताया कि इनकी लड़ाई मात्र जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, पर यह बात 100% झूठ है। हमारी लड़ाई मात्र जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई देश की आजादी की लड़ाई थी। ये जो स्व की बात है, यह जनजाति समाज भूल गया। उस समय जब वो हजारों लोग इकट्ठे हुए, अभी भारत सरकार की ओर से एक आंकड़ा ध्यान में आया है कि उस दिन 17 नवंबर 1913 को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 2,40,000 गोलियां मानगढ़ की पहाड़ी पर चली, 1560 वीर शहीद हुए। अंग्रेजों ने जब देखा पूरी पहाड़ी लहूलुहान हो गई है, एक मरी हुई माँ का दूध, एक मंगली नीनामा भलेर गांव की एक लड़की थी, वो मरी हुई माँ का दूध पी रही थी। ये अंग्रेजों ने जब दूरबीन में देखा, उसके बाद उन्होंने गोली चलानी बंद की। एक लेखक ने क्या लिखा है मानगढ़ के पहाड़ी पर, ये जो भील सुधर गए, इन्होंने दारू पीना बंद किया, सरकार का टैक्स कम हुआ, इसलिए सरकार ने इन पर गोलियां चलाई। इतना खराब लिखा है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह बहुत समझने की बात है कि योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक देशभक्ति, साहसी और वीर कौम को हमने कैसा बता दिया। मानगढ़ की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है, उसकी बहुत सारी कथाएं कहानियां हैं। हम अभी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक, भीलों का क्रांति तीर्थ घोषित हो, इसके लिए झाबुआ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लोग मिलकर आंदोलन चलाने वाले। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हम लोग वहां जाने वाले हैं और संभवतः भारत सरकार से कोई आकर उसकी घोषणा वहां करने वाले। हम उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं, पर बात यह है कि ये सब बातें हमको कैसे ध्यान में आएगी। और इसलिए मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि अभी तक शेरों का इतिहास शिकारियों ने लिखा, शेरों का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। अब वो समय आ गया है कि शेरों का इतिहास शेरों को ही लिखना पड़ेगा। और इसमें हमारी हम पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हम हमारे महापुरुषों को, हमारी परंपराओं को, हमारे त्योहारों को, हमारी सारी सृजन की बातों को, हमारे संघर्ष की गाथाओं को हम गांव में जा जाकर खंगाल कर तथ्यों के साथ, सबूत के साथ और भारतीय दृष्टि के साथ करें। इसलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं कि जब भी भारत का इतिहास आप ठीक से समझेंगे तो आदिवासी समाज के लोगों का योगदान मात्र योगदान नहीं था, एक सर्वस्व पूरे समाज के साथ बलिदान होने वाली आदिवासी समाज की गौरव गाथा है। आज तो समय का अभाव है, मैं कुछ बातें आपको बता पाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आश्वस्त होकर, बहुत विश्वास करके आप लोगों से इस बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि सच में समय आ गया है। हम जनजाति समाज के लोगों को समृद्धशाली होना है या आगे बढ़ना है तो हमको हमारे महापुरुषों से सीख और हमारे महापुरुषों के जीवन मूल्य निर्माण की सारी चीज़ों को स्वयं लिखना पड़ेगा। वही बात कि शेरों का इतिहास शेरों को लिखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आज समय का अभाव है, मैं मेरी बात को यहाँ पूरी करता हूँ। आप सब लोगों को राम राम।